दोस्तों, आप किसी प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे और साथ में यह सोचकर कि आगे चलकर उस प्रॉपर्टी से एक किराए के रूप में फिक्स इनकम हर महीने आना शुरू हो जाए। फिर जब जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और फिर उसे किराए पे लगाने की सोचते हैं तो फिर से मन में एक दुविधा आ जाता है कि क्या आपको सही किराएदार मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर क्या वह किराएदार आपके मकान पर या आपके दुकान पे कब्जा तो नहीं कर लेगा, या फिर यह भी मन में विचार आने लगता है कि क्या ज़रूरत पड़ने पर वह किराएदार उस आपके उस मकान को खाली करेगा या नहीं करेगा। तो इस तरह की दुविधाएं मन में आना शुरू हो जाती है। तो आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि एक मकान या दुकान को या एक प्लॉट को जब आप किराए पर दें तो उस समय क्या सब सावधानी बरतें जिससे कि आगे चलकर आपको परेशानी ना हो, आप आसानी से उस मकान को उस दुकान को खाली करा सकें, या फिर आगे चलकर वह किराएदार उस मकान पे कब्जा ना कर ले। तो इसके लिए क्या सब सावधानी बरतनी चाहिए, तो आज के वीडियो में मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगा। तो इस तरह से आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप बिल्कुल आखिर तक बने रहें। और जाते जाते एक बार लाइक शेयर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में ऑल बेल बटन को भी हिट कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अगर आप अपने मकान, प्लॉट या दुकान को किराए पर देना चाहते हैं तो सबसे पहले आप किराएनामा यानी कि एक एग्रीमेंट जरूर करें उस किराएदार के साथ। अब वह एग्रीमेंट या तो 11 महीने का भी हो सकता है या उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। 11 महीने का एग्रीमेंट इसलिए रखा जाता है क्योंकि 12 महीने, 1 वर्ष या उससे अगर ऊपर का किराएदारी है तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है। तो उस एक्स्ट्रा खर्चे से बचने के लिए जनरली लोग 11 महीने का एग्रीमेंट कराते हैं। तो आपको 11 महीने का कम से कम एग्रीमेंट राइटिंग में उस किराएदार के साथ ज़रूर करनी है, क्योंकि अगर आप विदाउट एग्रीमेंट किए आप उसको किराए पे रख लेते हैं मंथली मंथली रेंट पे, तो उस केस में अगर वह किराएदार बेईमान हो जाता है तो उस केस में आप कोर्ट में यह साबित नहीं कर पाएंगे कि वो वहाँ पर टेनेंट था या टेनेंट है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप उस किराएदार के साथ राइटिंग में रेंट एग्रीमेंट जरूर करें, अब चाहे वह 11 महीने का ही क्यों ना हो। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में, लास्ट के 2 से 3 वीडियो मैंने बनाया एडवर्स पोजीशन पे, और मैंने बताया कि कैसे एक किराएदार भी एक मकान का ऑनर हो सकता है अगर वह लगातार 12 साल मकान मालिक के एडवर्स, मकान मालिक से हॉस्टाइल पोजीशन में लगातार 12 साल रह ले और मकान मालिक कोई कार्रवाई ना करे तो वह बन सकता है। तो उस स्थिति से बचने के लिए अगर आप राइटिंग में एग्रीमेंट करते हैं तो वह किराएदार आगे चलकर कभी भी अपने आप को ऑनर डिक्लेयर नहीं कर सकता या कोर्ट में वह डिफेंस नहीं ले सकता कि वह वहाँ का ऑनर है, क्योंकि आपने राइटिंग में किराएनामा उनके साथ कर रखा है। और कानून कहता है वंस ए टेनेंट इज ऑलवेज ए टेनेंट, यानी कि एक किराएदार के रूप में अगर प्रॉपर्टी में आया है तो वहाँ पर हमेशा किराएदार ही रहेगा। अब अगर मान लें वह 11 महीने के बाद किराएदारी खत्म हो जाती, समाप्त हो जाती और आगे आप रेन्यूअल नहीं कराते और वह किराएदार कंटिन्यू वहाँ पर रह जाता है, तो आपको उस स्थिति में उस किराएनामा का रेन्यूअल फिर से करानी है, यानी कि फिर से आप 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट उस किराएदार के साथ करा लें। या फिर अगर आप किसी कारणवश आगे रेन्यूअल नहीं करा पाते हैं तो आपको हर महीने किराएदार से रेंट जरूर लेनी है। फिर अगर उस रेंट एग्रीमेंट 11 महीने की समाप्ति के बाद वह किराएदार रेंट देना भी बंद कर दे आपको, और ना रेंट देना भी बंद कर दे और आगे रेंट एग्रीमेंट रेन्यूअल भी ना कराए, फर्दर ना करे, तो उस केस में आपको कोर्ट में किराए की रिकवरी के लिए जरूर जाना है,
क्योंकि अगर आप रिकवरी के लिए भी नहीं गए तो फिर आगे चलकर आपको दिक्कत आ सकती है। आपको रिकवरी के लिए किराए की रिकवरी के लिए कोर्ट में ज़रूर जाना है। फिर अगर उसके बावजूद भी अगर वह वहाँ पर लगातार रहता है, रेंट नहीं दे रहा और ना किराएनामा का अगर रिन्यूअल कर रहा है, तो आप उनको नोटिस दें 106 टीपी एक्ट में, और नोटिस देकर फिर उनको कहें वहाँ से खाली करने को। अगर आप ये सारी कार्रवाई करते हैं तो वह चाहे 50 साल रह ले, कभी भी एडवर्स पोजीशन से वहाँ का मालिक नहीं हो सकता। एक किराएदार एडवर्स पोजीशन से मालिक तभी होता है जब उसका पोजीशन मालिक के एडवर्स हो जाए, होस्टाइल हो जाए, और वह 12 साल तक लगातार शांतिपूर्वक रह ले। यानी कि उस 12 साल के पीरियड में मकान मालिक उस किराएदार के अगेंस्ट कोई कार्रवाई ना करे, तो उस कंडीशन में वह एडवर्स पोजीशन से वहाँ का मालिक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको पहले तो रेंट एग्रीमेंट करनी है, उसके एक्सपायरी के बाद उसको एक्सटेंड कराना है। अगर किराएदार मना करे तो उसे रेंट लेनी है, रेंट ना दे तो फिर आपको रेंट रिकवरी का सूट फाइल करना है। और इस बीच में आप उस किराएदार के अगेंस्ट कंप्लेंट केस भी फाइल कर सकते हैं, थाने में कंप्लेंट भी कर सकते हैं। अगर आप ये सारी कार्रवाई करते हैं तो उस किराएदार का कब्जा वहाँ पर पीसफुल नहीं माना जाएगा। उस कंडीशन में ना वह वहाँ पर एडवर्स पोजीशन से अपने आप को मालिक डिक्लेयर करा सकता है। तो अब आगे बात आती है कि आपने किसी प्रॉपर्टी को परचेज किया है, अभी परचेज किया है, और वहाँ पर कोई पुराना किराएदार सालों से वहाँ पर बैठा हुआ है। मान लीजिए वह 20, 25, 50 साल से वहाँ पर बैठा हुआ है और आपने प्रॉपर्टी अब परचेज करी है। तो उस कंडीशन में आपने सेलर से यानी प्रीवियस ऑनर से किराएनामा की कॉपी जरूर लेनी है। अगर रेंट एग्रीमेंट नहीं है, अगर रेंट रिसीट है, तो उसकी भी कॉपी लेनी है, ताकि आपके पास कुछ एविडेंस हो, ताकि आगे चलकर आप कोर्ट में प्रूव कर पाएं कि वो वहाँ पर एज ए किराएदार है। तो आपको रेंट एग्रीमेंट की कॉपी पिछले ऑनर से जरूर लेनी है जो वहाँ पर किराएदारी में बैठा हुआ है। और जब आप प्रॉपर्टी परचेज करें तो इमीडिएट उनको नोटिस दें, उनको एक लेटर के थ्रू नोटिस दें कि आपने इस प्रॉपर्टी को परचेज कर ली है और आगे से किराया जो है वो आपको हैंड ओवर करे, ना कि प्रीवियस ऑनर को। तो ये सारी सावधानी बरतनी है तब जब आप किसी प्रॉपर्टी को विथ किराएदार ले रहे हैं और वह किराएदार वहाँ पर काफ़ी समय से बैठा हुआ है। अब कुछ कंडीशन ऐसे भी आ सकते हैं जहाँ पर किराया बहुत ही कम है, किराए की रकम बहुत ही कम है, और वहाँ पर स्टेट रेंट कंट्रोल एक्ट लागू हो रहा है। तो यहाँ पर स्टेट रेंट कंट्रोल एक्ट से मतलब है कि हर किसी राज्य का अपना एक स्टेट रेंट कंट्रोल कानून है, जिसमें एक किराएदार का किरायानामा रेंट कंट्रोलर के ऑर्डर से ही ख़त्म किया जा सकता है। वहाँ पर अगर एक बार किराएदारी में कोई आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट से या फिर अदरवाइज, तो वहाँ पर वह हमेशा किराएदार ही रहता है जब तक कि रेंट कंट्रोलर उस किराएदारी को ग्राउंड्स के आधार पे ख़त्म ना कर दे, टर्मिनेट ना कर दे और इविक्शन ऑर्डर पास ना कर दे। तो अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को परचेज करी है जहाँ पर स्टेट रेंट कंट्रोल एक्ट लग रहा है और उस कंडीशन में मान लें कि पुराना कोई रसीद भी नहीं है, ना तो कोई एग्रीमेंट है, ना रेंट रिसीट है, तो उस केस में आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर कोई भी एक पुराना रेंट एग्रीमेंट हो या पुरानी एक रसीद हो, रिसीट हो, रेंट रिसीट, तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप कोर्ट में यह शो कर सकते हैं कि वह वहाँ पर एज ए टेनेंट है। और स्टेट रेंट कंट्रोल एक्ट में एक टेनेंट हमेशा टेनेंट रहेगा जब तक कि रेंट कंट्रोलर के ऑर्डर से इविक्शन ऑर्डर पास ना हो जाए। वहाँ पर 106 का नोटिस देकर या अदरवाइज एक मकान मालिक अब उस टेनेंट का किराएदारी को ख़त्म नहीं कर सकता। तो उस केस में अगर आपके पास कोई भी एक पुराने रेंट रिसीट या रेंट एग्रीमेंट भी होता है या आप पुराने मालिक से लेते हो, तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर डिस्प्यूट के केस में आप कोर्ट में प्रूफ रख सकते हो कि ये वहाँ पर एज ए टेनेंट था, और फिर वह टेनेंट भी कोर्ट में नहीं कह सकता कि वहाँ पर ये एज ए टेनेंट नहीं, एज ए ट्रेसपासर है या फिर अदरवाइज वहाँ पर कब्जे में है।
तो इस तरह से अगर आप किसी मकान या प्रॉपर्टी या दुकान प्लॉट को आप किराए पर दे रहे हैं तो आपको शुरुआत में एक एग्रीमेंट राइटिंग में ज़रूर करनी है और आपने कोशिश करना है कि जो भी पेमेंट लें आप चेक के थ्रू लें या ऑनलाइन लें, ताकि रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता रहे कि वह आपका टेनेंट है और आप वहाँ के मालिक हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं अगले नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।